Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 5 of our 25-day ML workshop, and in the previous few sessions we have discussed about the basics of Python. So in this session we need to start with NumPy arrays, again a very basic concept in Python, and we'll be continuing with functions also. So before starting with it, I just want to know if my screen is visible to all of you and if I'm audible to you guys. Just put it in comments if you can hear me and if my screen is visible to you. Guys, let me know if my screen is visible to you and if you can hear me. Let me know if you guys can hear me and if my screen is visible or not. Okay, fine. So let's start with it. So in this session, we need to discuss about functions and arrays, right? So first of all, let's start with functions. So what are functions in Python, right? So functions are something like, say for example, I want to add two numbers and I want to do it 1000 times inside my code. Like first of all, I want to add 1 and 2, then I want to add 2 and 3, then I want to add 3 and 4, and so on. Like I want to add a few numbers, and let's say I want to do this thing in inside my code 1000 times, right? 1000 times मेरे को मेरे कोड में नंबर्स को ऐड करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे? वन ऑफ द ऑप्शन इज़ कि हर बार आप नंबर्स को ऐड करने का एक कोड लिख दोगे, राइट? से फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया, सो आई हैव अ इंटीजर ए एंड अ इंटीजर बी, राइट? आई वांट टू ऐड बोथ दीज़ नंबर्स. तो उसके लिए क्या करोगे? आपने एक नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप ए और बी के सम को स्टोर कर लोगे, राइट? So here what I have to do if I need to write the code for adding 1 and 2, I have to take 1 inside A, then 2 inside B, and then I need to add it, right? So what I'll do is I'll just simply write sum equals a plus b, right? इससे क्या होगा? That a and b will be added, that is 1 plus 2 will be added and it will be stored inside sum, right? अब ये तो हो गया जब आपको सिर्फ 1 और 2 ऐड करना है. अब जब आपको 2 एंड 3 को ऐड करोगे जब आप इसके बाद, तो आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी. You need to have a variable c that will store 2 inside it. Then you will be having a variable d that will store 3 inside it, and then again you will take another variable, let's say it is sum 2, and then you are adding c and d, right? तो ये इतनी चीज़ लिखने में आपको 3 लाइन लग गए, ठीक है? फिर आपने फिर से लिखा अगेन 3 लाइन्स, और कितनी बार आपको ये चीज़ करनी है? 1000 टाइम्स, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपके कोड में कितनी हो जाएँगी? 1000 इंटू 3, है ना? अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए आप हर बार 3 लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? जब आपने इन टोटल किया तो कितना हो गया? 3000 लाइन्स हो गया, अगर हम ऐसे इनको यूज़ कर रहे हैं. तो जितनी ज़्यादा कोड में लाइन्स होंगी, कोड उतना अनएफिशिएंट होगा. तो अगर इस कोड को आपको एफिशिएंट बनाना है, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ द कांसेप्ट ऑफ फंक्शंस हियर. काम तो मैं एक ही कर रही हूँ ना हर बार मैं 2 वेरिएबल्स को ऐड करके उनको स्टोर कर रही हूँ एक दूसरे वेरिएबल में, और उसके बाद उसको प्रिंट करना है या फिर आपको जो भी चीज़ करनी है वो आप कर सकते हैं. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट क्रिएट दिस थिंग, ये जो कोड जो है 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड,
ये मैं अलग से अपने मतलब फाइल में लिख लूँगी कहीं पे, और जब भी मेरे को नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे तो इस कोड को मैं डायरेक्टली कॉल कर दूँगी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन। तो मतलब ये जो रेपिटेशन वाला जो पार्ट है, इसको हम फंक्शन से हटा सकते हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो था आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आप कर सकते हो कि हर बार आप कोड्स ऐसे लिख सकते हैं, राइट? द सेकंड ऑप्शन इज़ कि मैंने क्या किया, दैट आई एम क्रिएटिंग अ कोड सेगमेंट हियर। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया कि मैंने आपसे ए लिया, मैंने बी ले लिया, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट डूइंग सम इक्वल्स a प्लस b, राइट? अब जब भी आपको नंबर्स ऐड करने हैं ना, तो आप क्या करोगे, सीधा ये लेट्स से ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है? अभी के लिए अज़्यूम कर लो दैट दिस इज़ अ फंक्शन। इसका सिंटैक्स ही नहीं होता है, ऐसे ऑब्वियसली वो नहीं दिखेगा। We'll look over like, how to put it inside the code. But for example, this is my function in which I'm giving two variables a and b, and then I'm adding a and b and storing it inside sum. ठीक है, तो होगा क्या इससे? ये आपका फंक्शन था, लेट्स से द नेम ऑफ द फंक्शन इज let's say it is add, okay? The function name is add here. So what I'm doing is, जब भी मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है ना, तो आप अपने ऐड फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है? और उसमें 2 नंबर्स ए और बी पास कर दो, जैसे मैंने 2 और 3 पास कर दिया। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे ना, इसका मतलब है कि आपका जो ऐड फंक्शन है, मतलब आप ऐड फंक्शन पे जाओगे, इसमें जाके आपने ए की जगह पे 2 भेज दिया, बी की जगह पे 3 भेज दिया, और ये आपको ऑटोमैटिकली इन दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा। मतलब ये आप इसको क्या दोगे, 2 और 3 दोगे, ए और बी की वैल्यू, और ये आपको वापस देगा इन दोनों का सम, दैट इज़ 5। क्यों देगा ये वापस सम? क्योंकि आपने इस फंक्शन में ये चीज़ इंक्लूड की है कि सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी नंबर्स आपने भेजे हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके, राइट? अब आपको फिर से ऐड करना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एंड 4 को, तो उसके लिए फिर से वही चीज़ करो, ऐड 3, 4। जैसे ये लिखोगे फंक्शन ऐड पे जाओगे, ठीक है? फंक्शन ऐड क्या करेगा? ए में इस बार 3 स्टोर कर लेगा, बी में 4 स्टोर कर लेगा, और उन दोनों को सम करके आपके पास वापस रिटर्न कर देगा, एंड द थिंग रिटर्न्ड हियर विल बी 3 + 4 दैट इज़ 7। ठीक है? अब जब आपको 4 और 5 ऐड करना होगा, तो फिर से आप सेम ही चीज़ करोगे। As soon as you'll write this thing add 4, 5, your function will be called function add this one, और ये आपको a और b का सम ऐड करके वापस रिटर्न कर देगा। सो इन दिस केस 4 + 5 विल बी रिटर्न्ड बैक, दैट इज़ 9, राइट? तो ये कुछ ऐसे चल रहा होगा कि आप फंक्शन को कॉल करोगे, सिर्फ 2 वैल्यूज़ आपको पास करनी है, वो आपको वापस रिटर्न कर देगा उन दोनों को, मतलब जो भी आपने उस फंक्शन में जो भी चीज़ की है ना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वापस आ जाएगा आपके पास। ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक बार तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, है ना? जिसमें आप ए, बी लोगे और उनका सम लोगे। तो लेट्स से ये करने में मेरे को 3 कोड लाइन्स लगी हैं, और ये करने में आपको कितनी लाइन्स लगेंगी? 2 और 3 को ऐड करने के लिए 1 लाइन, ठीक है? 3 और 4 को ऐड करने के लिए 1 लाइन, देन 4 एंड 5 को ऐड करने के लिए 1 लाइन, एंड सो ऑन। तो अगर आपको 1000 टाइम्स अगर ये ऐड करने, तो कितनी लाइन्स आपको लगेंगी? 1000 लाइन्स आपको, मतलब आपके कोड में आप 1000 लाइन्स लिखोगे, राइट? 1000 लाइन्स इसकी, 3 लाइन्स इस फंक्शन की, अ टोटल ऑफ 1000 + 3 ओनली। तो वो था 3000, ये है 1003 ओनली, ठीक है? तो इसलिए हम फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने कोड को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली आपको चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती इसके अंदर, आपको बस एक ही बार फंक्शन डिफाइन कर देना है, जो भी जब भी फिर आपको वो वाला काम करना है, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन खुद वो काम करके आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा, फाइन? So I just hope the basic intuition is clear over here. Now let's see how we can create a function inside the code, like how we can write the code for this. So इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, सबसे पहले आपको फंक्शन क्रिएट करना है, राइट? वी कैन से ईदर वी आर क्रिएटिंग द फंक्शन और वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफाइनिंग एंड वन इज कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग तो वही चीज हो गई कि यू आर डूइंग एड एंड इनसाइड ब्रैकेट्स यू आर पासिंग 2, 3। अब डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले यू हैव टू राइट DEF, दैट स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ठीक है? उसके बाद एक स्पेस दो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखो। सो इन दैट केस जब हम फंक्शंस को सॉरी, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, उस टाइम पे हम फंक्शन का नाम ले रहे थे ऐड, राइट? सो आई जस्ट राइट ऐड हियर, इनसाइड द ब्रैकेट्स यू हैव टू पुट द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमने लिए थे A एंड B, तो यहाँ पे भी मेरे को A, B ही लिखना पड़ेगा, एंड देन इन द एंड यू हैव टू पुट अ कोलन। ठीक है? ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर जो है, इसकी बॉडी में जाके आपको जो भी स्टेटमेंट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे हमें क्या करना था, सम करना था ए और बी का,
है ना, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो वी जस्ट नीड टू डू दिस थिंग. आई हैव अ वेरिएबल सम inside which I'm storing A and B, right? इसके बाद आप क्या करोगे? You can simply return the sum. तो इससे क्या होगा? आपने एक फंक्शन बनाया ऐड फंक्शन जिसमें आपने दो वेरिएबल्स लिए A एंड B, ठीक है? अब आपने A और B को ऐड किया, सम के अंदर जाके स्टोर कर दिया उसको, और जैसे ही उन दोनों का सम हुआ वो रिटर्न कहाँ पे करेगा? जब फंक्शन को आप कॉल करोगे उस टाइम पे. सो आई हैड दिस ऐड 2,3 हियर, ये आपका फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया था इसको. तो जैसे आप ये चीज लिखोगे, ये वाली स्टेटमेंट, इससे क्या होगा? आप डायरेक्टली इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओगे एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे क्योंकि ऐड में आपने 2,3 भेजा था, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल 3,4, तो इस टाइम पे ये फंक्शन कॉल नहीं, जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आप इस डेफिनेशन पे नहीं जाते. क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, है ना, आप तीन पैरामीटर्स यहाँ से भेज रहे हैं, जबकि आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सिर्फ दो ही लिए हैं. मतलब ये किसी और फंक्शन को रेफर कर रहा है जिसमें कोई कोमा सी भी वेरिएबल इंक्लूडेड होगा. लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज दो ली थी इसके अंदर पैरामीटर्स, और जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया वहां पे भी आपने दो ही वेरिएबल्स लिए हुए हैं ना. तो इससे क्या होगा? ये फंक्शन का नाम चेक करेगा सबसे पहले कि फंक्शन का नाम सेम है या नहीं है. नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड इट, दैट इज टू पैरामीटर्स इन टोटल. तो वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पे भी दो ही पैरामीटर्स हैं. अगर वो सेम नंबर हुआ, फंक्शन का नाम सेम हुआ, तो मतलब आप इसी फंक्शन को रेफर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ से 2 और 3 की ए और बी की वैल्यू आपने 2,3 पास कर दी, ठीक है? अब वो इस फंक्शन पे आया. यहाँ आके इनसाइड सम इट इज स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. So a here is 2 and b here is 3. So it means you are doing a plus b, that is 5, and you are storing it inside sum. ठीक है, ये आपका कोई सम वेरिएबल था जिसमें आपके पास अभी 5 स्टोर हो गया. देन यू आर राइटिंग दिस थिंग रिटर्न, देन गिव अ स्पेस, देन राइट सम. इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से सम को रिटर्न कर दिया, तो जो 5 जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी. सो 5 विल बी रिटर्न हियर, ठीक है? तो एक तो चीज है कि रिटर्न हो गई. एक अगर आपको ये वैल्यू स्टोर भी कहीं पे करनी है तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस. कोई वेरिएबल ले लो यहाँ पे सी, तो जो भी ये सम रिटर्न होगा ना, ये जाके सी में स्टोर हो जाएगा. फिर आप इसको बाद में यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे भी इस चीज की जरूरत है तो, ठीक है? सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ऐसे हम ये मतलब फंक्शंस को कॉल और डिफाइन कर सकते हैं. अब अगर मैंने इसके बाद फिर से कहीं पे यही स्टेटमेंट लिख दी, लेट्स से इट इज डी इक्वल्स एड 4,5, ठीक है? फिर से क्या होगा? जैसे आपका कोड मतलब आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे, जैसे आपका एग्जीक्यूट पार्ट यहाँ पे आएगा, तो ये फिर से ऐड फंक्शन पे जाएगा. इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है? ए और बी में जाके 4 और 5 स्टोर हो गए. देन यू आर एडिंग 4 एंड 5 एंड स्टोरिंग इट इनसाइड सम, ठीक है? तो ये आपका सम वेरिएबल था, अभी इसके अंदर जाके 9 स्टोर हो गया. देन यू रिटर्निंग सम, तो यहाँ से ये सम रिटर्न हो जाएगा जो कि 9 यहाँ से रिटर्न होगा, जाके डी में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद आप डी को प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक है? और एक चीज कि यहाँ पे जो आप रिटर्न कर रहे हो, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको चीजें रिटर्न ही करनी पड़े, ठीक है? हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रिंट ही करना है डायरेक्टली, तो आप ये चीज लिखने की बजाय यहाँ पे प्रिंट सम भी कर सकते हैं. इससे होगा क्या? कोई भी कुछ भी आपका फंक्शन के पास वापस रिटर्न नहीं होगा जहां पे आपने इसको कॉल किया है, ठीक है? वो यहीं पे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. जब रिटर्न करोगे तो जाके जहां पे कॉल हुआ था उसके पास वो वैल्यू जाके रिटर्न होगी. अगर उसको डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो वो जाके रिटर्न नहीं होगी. फाइन. सो हम एक फंक्शन ये क्रिएट करके देख लेते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं यहाँ पे. सो I'm defining a function addition here, and inside this I'm passing three parameters a, b and c, right? Then I'm doing sum equals a plus b plus c, and in the next line I'm returning sum, ठीक है? ये आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया. अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. And here what you're doing is you are creating the function, ठीक है? तो यू विल कॉल एडिशन हियर, और इसके अंदर आपको तीन चीजें पास करनी है. सो द थ्री थिंग्स वुड बी you have to take three numbers ना. So let's say I have taken 3, 4, 5, ठीक है? तो इन चीजों को या तो हटा लो या फिर इनको कमेंट्स में डाल दो. सो यू हैव टू यूज हैशटैग फॉर पुटिंग कमेंट्स हियर, ठीक है?
मतलब ये जो होगा, जो भी चीज़ आपने कमेंट्स में यहाँ पे डाली है, ये आपके कोड का पार्ट मतलब आपको यहाँ पे विज़िबल है, लेकिन ये एक्चुअली रन नहीं होते। ये यूज़र को बस एक आइडिया दे देते हैं कि मतलब इसके नीचे वाले पार्ट में उन्होंने क्या किया है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अगर कोई भी कमेंट डाला है, सबसे पहले यू हैव टू पुट अ हैशटैग एंड देन राइट व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू राइट ओवर देयर। ठीक है? सो नाउ लेट्स रन द कोड। So the sum should be returned and the sum should be 3 plus 4 plus 5. So the output should be 12 here. Yeah, so you can see the output here, it is 12. Right? So ऐसे हम functions create कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, आप ये भी कर सकते हैं, you can store it inside some variable and आप उस variable को उसके बाद print कर सकते हैं। So let's say I have done b equals addition 3, 4, 5 and then in the next line I'm printing b. ठीक है, तो भी आउटपुट आपका सेम ही रहेगा, दैट इज 12. सो आई जस्ट होप फंक्शंस इज क्लियर, लाइक आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरेज। सो एरेज में क्या होता है, जैसे आपकी लिस्ट होती है, ट्यूपल्स होते हैं ना, वैसे ही एरेज होते हैं। अगेन इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ भी चीज़ इसके अंदर आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं, है ना? मोस्ट सिंपल वर्ड्स में मतलब आपको बेसिकली अपना डेटा अरेंज करना है, तो उसके लिए यू कैन डू इट इनसाइड लिस्ट और ट्यूपल्स, आपके पास डिक्शनरीज़ भी होती हैं, अरेज़ भी होते हैं, तो आप उसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने अभी तक लिस्ट में डेटा को अरेंज किया था, बहुत सारी वैल्यूज़ अगर हमें एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ कर रहे थे ना? यहाँ पे हम अब अरेज़ यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इतना होता है कि लिस्ट जो होती है वो आपकी एरे से स्लो होती है। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लिस्ट क्रिएट की और एक एरे क्रिएट किया, तो जब आप कोड को रन करोगे ना, तो एरे वाला जो कोड होगा वो जल्दी रन होगा इंस्टेड ऑफ लिस्ट, ठीक है? और इसका जो होता है मतलब जो आप इसके ऊपर वर्क करना बेसिकली अगर मैं बोलूँ, तो एरेज़ पे वर्क करना ईज़ी होता है, इसमें ज़्यादा फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो पाइथन में एक्चुअली एरेज़ ना बोल के इनको हम नमपाई एरेज़ बोलते हैं। नमपाई मीन्स न्यूमेरिक पाइथन। दिस इज न्यूमेरिक पाइथन, ठीक है? ये क्या करेगा कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर स्टोर करनी है बहुत सारी एक सिंगल वेरिएबल में, तो उसके लिए हम नमपाई एरेज का यूज करते हैं, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज माय एरे हियर और इसके अंदर मेरे को ये वैल्यू स्टोर करनी है 1 2 3 4 एंड 5। सो अगेन आपको वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे हम एरेज को भी क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो सारी चीजें अगेन रिपीट होती हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं, ये सबसे पहले अगर आपको एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए यू हैव टू इम्पोर्ट योर numpy मॉड्यूल, ठीक है? तो एक चीज होती है यहाँ पे, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज लाइक अ बंच ऑफ फंक्शंस, ठीक है? तो जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? उन सारे फंक्शंस को मतलब जो भी फंक्शंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है, लाइक अगर एरेज की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी फंक्शंस एरेज से रिलेटेड है ना, उन सबको हम एक मॉड्यूल में डाल देते हैं। फिर जब भी आपको उन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, तो आप उस मॉड्यूल को डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल, ठीक है? सो वी डू इट लाइक दिस। अगर हमें numpy हमारा मॉड्यूल है, अगर उसको इम्पोर्ट करना है तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस एंड ऑल्सो यू कैन ऐड दिस थिंग एज np हियर। तो जब भी आपको कहीं पे भी numpy लिखना होगा ना, वहाँ पे यू कैन डायरेक्टली राइट np इंस्टेड ऑफ numpy, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है? ये तो बात हो गई कि आपने उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया। अब उस मॉड्यूल के फंक्शंस, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, अब अगर उन फंक्शंस को यूज़ करना है तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मॉड्यूल नेम, देन पुट अ डॉट हियर एंड देन राइट योर फंक्शन नेम, ठीक है? और उस फंक्शन में ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगी। तो हमारे केस में मॉड्यूल का नाम क्या है? numpy। पर जैसे मैंने बोला बिकॉज़ वी हैव एडेड दिस थिंग एज़ np आफ्टर numpy, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे numpy लिखने की बजाय यू कैन डायरेक्टली राइट np डॉट एंड द फंक्शन नेम। तो फंक्शंस अभी हम देखेंगे कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं अरेज़ क्रिएट करने के लिए।
तो बस आपको इसके बाद डायरेक्टली अपना फंक्शन नेम लिखना है, ब्रैकेट्स में अगर कोई भी पैरामीटर्स पास करने हैं तो यू कैन डू दैट, ठीक है? तो जैसे हमारे पास प्रिंट है जो, दैट इज़ अ फंक्शन, राइट? इसके बाद आपने इनपुट फंक्शन भी देखा है, दिस वाज़ आल्सो अ फंक्शन। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आपने ना सिर्फ़ कॉल किया था डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे हम एडिशन कॉल कर रहे हैं, आपने इनको डिफाइन नहीं किया था, ये वाला पार्ट नहीं हुआ था बिकॉज़ दीज़ आर प्री डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है? ये ऑलरेडी आपके लिए डिफाइंड है। आप जब प्रिंट लिखोगे ना डायरेक्टली तो वो आपको एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आपको कोई अपना खुद का फंक्शन बनाना है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो मेरे नाम का ही फंक्शन बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू डिफाइन दैट फंक्शन आल्सो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपके पास कोई ऐड फंक्शन है, अगर मैं मेरे को अगर 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो मैंने उसके लिए ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। आप कोई ऐड फंक्शन क्रिएट करोगे, आपने से उसका नाम एडिशन ले लिया, किसी और ने इसका नाम एडिशन 2 ले लिया। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइन करने, मतलब इनको हम करके रख ही नहीं सकते ना, इतने सारे फंक्शंस, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कुछ भी रैंडम नेम क्रिएट कर सकते हो फंक्शन का। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके डिफाइंड हैं ऑलरेडी, लाइक प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि आपके पास पहले से डिफाइंड नहीं है, जो आपको मतलब आप खुद से उनको डिफाइन करो, फिर उनको खुद से कॉल कर लो, जो भी आपको उसके अंदर करना है वो आप कर सकते हैं, एंड द सेम थिंग विल बी एग्जीक्यूटेड आल्सो। लेकिन इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है? ये प्री डिफाइंड होते हैं, एंड द वन दैट यू क्रिएट ऑन योर ओन आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है? इसके अंदर आप फंक्शन का कुछ भी नाम ले सकते हैं, और जब हम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें जिस टाइम पे, उसके अंदर जो फंक्शंस है वो फंक्शंस भी प्री डिफाइंड होते हैं, तो आपको उनको खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइन। सो आई एम इंसर्टिंग अ न्यू कोड सेगमेंट हियर। पहले हम numpy को इम्पोर्ट कर लेते हैं। फाइन। नाउ लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन एरे, और उस एरे में नंबर्स होने चाहिए इन द रेंज 1 टू, लेट्स से इट इज फ्रॉम 1 टू 25, ठीक है? इतने नंबर्स होने चाहिए उस एरे में, 1 2 3 4 5 6 टिल 25। तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है अरेंज। दिस इज नॉट दैट इंग्लिश वर्ड अरेंज, यहाँ पे डबल आर नहीं है, इट्स अ सिंगल आर, ठीक है? अरेंज। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जिस रेंज में आपको एरे में नंबर चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। सो लाइक हियर आई हैव सेड दैट आई वांट नंबर्स इन द रेंज 1 टू 25, सो यू जस्ट नीड टू पुट हियर 1 25, ठीक है? तो आपने numpy को इम्पोर्ट कर लिया, राइट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलरेडी डन। नाउ यू नीड टू यूज दिस फंक्शन। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मॉड्यूल नेम, देन पुट अ डॉट एंड देन राइट द फंक्शन नेम। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट np डॉट अरेंज, और जो भी चीज है एज इट इज हो जाएगी, राइट? तो इस चीज को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आई एम जस्ट डूइंग np डॉट अरेंज, and inside brackets you have 1 25. Now let's run this code. So in the output you can see here this is an array, and the array contain numbers in the range 1 to 24. 24 means it is going less than 25. मोस्टली टाइम्स आपने देखा है जब आप लूप्स यूज कर रहे थे, जब भी आप कोई भी अपर रेंज देते हैं ना, उसमें यूजुअली जो अपर रेंज है उसमें से -1 तक ही आपकी रेंज कंसिडर होती है, ठीक है? ये हमने पहले भी देख लिया, फोर लूप्स में, लिस्ट में काफ़ी बार हमने चीज़ यूज़ करके देखी है, राइट? तो 1 टू 24 यू कैन सी द नंबर्स हियर। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन स्टोर इट इनसाइड सम वेरिएबल। So let's say I'm taking the array name as A and I'm storing it inside this, and then in the next line I'm printing A. ठीक है? So I'm just running this code. ठीक है, तो मैंने क्या किया, A में जाके मैंने ये मेरा पूरा एरे स्टोर कर लिया। नाउ A इज माई एरे, ठीक है, जिसको मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स वेरीफाई दिस थिंग कि जो A जो है वो एरे ही बना है या नहीं बना। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज द टाइप फंक्शन, है ना? टाइप से हम चेक कर रहे थे कि जो भी वेरिएबल हम डाल रहे हैं वो किस टाइप का है। सो आई हैव रिटन टाइप एंड देन इनसाइड ब्रैकेट्स आई हैव रिटन A, ठीक है? सो इट इज गिविंग द आउटपुट, लाइक दिस इज द आउटपुट हियर, numpy डॉट nd array, ठीक है? ये आपका आउटपुट है यहाँ पे। तो इस एनडी एरे का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एन डायमेंशनल एरे। अब जैसे आपका लिस्ट था ना, हमने पढ़ा था 2D लिस्ट, 3D लिस्ट, ऐसे आपके एरेज भी मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, ठीक है? आपके कितने भी डायमेंशंस के एरे हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमने क्रिएट किया ये जो अभी जो एरे बना है ये एक वन डायमेंशनल एरे, जैसे 1D लिस्ट थी ऐसे 1D एरेज भी होते हैं, ठीक है? ऐसे 2D एरेज होंगे, 3D एरेज होंगे, कितनी भी डायमेंशंस हो सकती हैं। फाइन। तो ये तो एक नॉर्मल सा एरे हमने बना दिया। अब इसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज I'm again using the arrange function only and I have written a equals and अच्छा इसका नाम इस बार b ले लेते हैं, b equals np dot arrange and inside brackets I have 1 comma 25 comma मैंने एक और नंबर पास कर दिया 4. Now let's see what happens. वी हैव टू प्रिंट इट ऑल्सो। प्रिंट यूज करना कंपलसरी नहीं है गूगल कोलैबोरेटरी में, अगर आप एक कोड सेगमेंट में सिर्फ एक ही बार किसी चीज को प्रिंट कर रहे हैं तो, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट में, इस बार मैंने 3 नंबर्स पास कर दिए थे। अरेंज फंक्शन आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ईदर यू कैन जस्ट पुट 2 नंबर्स इनसाइड इट। अगर आप 3 नंबर्स यूज़ करोगे ना, तो ये अगेन आपके नंबर्स को सेम रेंज में लाएगा 1 टू 24, लेकिन जो नंबर्स होंगे उनके बीच में 4 का डिफरेंस मेंटेन करेगा। लाइक फर्स्ट यू हैड 1, अब 4 का डिफरेंस आप इसके बाद लाओगे, लाइक यू विल डू 1 + 4 दैट इज़ 5, देन 5 + 4 दैट इज़ 9, देन 13, देन 17 एंड 21। But it will be 21 + 4 तो वो 25 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें 25 से छोटा ही रखना है उसको। सो दिस विल बी आवर एरे 1, 5, 9, 13, 17 एंड 21। फाइन। अब जैसे ये अरेंज फंक्शन होता है ऐसे एक लिनस्पेस फंक्शन भी होता है। ये लिनस्पेस फंक्शन क्या करता है इसको भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो आई एम डूइंग c equals np dot linspace and I'm passing the same thing again 1, 25, 4। ठीक है, उसके बाद मैं c को प्रिंट कर रही हूँ। So this was the thing I have passed inside the brackets 1, 25, 4। ठीक है, ये भी आपका एरे ही क्रिएट करेगा। लिनस्पेस फंक्शन भी एरे क्रिएट करने के लिए ही होता है। इट्स जस्ट दैट इसमें क्या होगा कि 1 से 25 रेंज तक ये इन टोटल 4 नंबर्स लेके आएगा। ठीक है, उस केस में क्या था 4 के डिफरेंस पे नंबर ला रहा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 4 ही नंबर्स आएंगे। लेकिन इस केस में ये जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है, लास्ट वाला पैरामीटर बताता है कि आपको कितने नंबर चाहिए एरे में। ठीक है, तो इसने बोल दिया मेरे को 4 नंबर चाहिए। ठीक है, अभी 4 नंबर्स आप कैसे मतलब चूज करोगे कि यही 4 नंबर चाहिए? तो 1 से 25 को आप ऐसे 4 नंबर्स में डिवाइड कर दोगे कि जो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका डिफरेंस जो होगा हमेशा सेम होगा। लाइक इन्होंने लिया है 1, 9, 17 एंड 25। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है? इट्स अ डिफरेंस ऑफ 8। देन बिटवीन 9 एंड 17 अगेन इट इज 8 एंड इन बिटवीन 17 एंड 25 इट इज अगेन 8। ठीक है, तो 8 का डिफरेंस मेंटेन करके इसने 1 से 25 रेंज में 4 नंबर से लेके आ गया। ठीक है, तो ये 1 और 20 मतलब हर बार ऐसे होगा कि जो पहले जो 2 नंबर्स होंगे उनको ऐसे डिवाइड करेगा कि जो आपको जो आउटपुट में जो नंबर्स मिलेंगे उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ लिनस्पेस फंक्शन। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे यू हैव अ फंक्शन दैट इज एनडी एरे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे np डॉट एनडी एरे और ब्रैकेट्स में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको शेप देनी पड़ेगी कि आपको 1D एरे चाहिए या फिर 2D एरे चाहिए, 3D एरे चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, शेप इक्वल्स एंड देन इनसाइड ब्रैकेट से आई वांट अ 2 डायमेंशनल एरे, तो मेरे को यहाँ पे 2 नंबर्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो राइट डी टाइप, दैट इज द डेटा टाइप, कि वो जो नंबर्स जो आएंगे वो फ्लोट टाइप के होने चाहिए, इंटीजर टाइप के होने चाहिए या फिर स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, मतलब आपको किस टाइप के उसके अंदर नंबर चाहिए। ठीक है, सो से आई वांट इट इन द इंट फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप ये डी टाइप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर इट एज अ फ्लोट। हर बार ऐसे ही होगा। मोस्टली टाइम्स जब भी फंक्शंस यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट वैल्यूज ले लेगा। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आपको यहाँ पे डी टाइप यूज करके उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी ये चीज। ठीक है, तो I will insert a new code segment here. Let's say I'm doing np.nd array and inside brackets I have passed the shape as, let's say it is 3, 2, dtype equals 8. Okay, so now let's run this code.
ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सॉरी, सो यहाँ पे वी हैव एन एरे, ठीक है? इस एरे में अगर आप देखोगे द शेप इज़ 3,2, मतलब 3 आपके पास रोज़ है, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकंड रो एंड दिस इज़ द थर्ड रो, राइट? और इसके अंदर 2 कॉलम्स है, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ द सेकंड कॉलम, ठीक है? अब ये वैल्यूज़ कैसे फिल हुई इसके अंदर, जो इंटीजर वैल्यूज़ फिल हुई हैं, तो ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, गार्बेज वैल्यू जो भी है, मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे जो इसको एलोकेट हुआ है ना, वहाँ पे जो भी वैल्यू रखी थी उस टाइम पे वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाती है। मतलब आपको आउटपुट में वही वैल्यूज़ दिख रही हैं, क्योंकि आपने तो कुछ पास किया नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू आके स्टोर हो गई, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर दोगे डी टाइप इक्वल्स इंट को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्लोट वैल्यूज़ देगा, ठीक है? सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, ये डेसिमल्स में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं अभी। सो अभी तक हमने 3 फंक्शंस डिस्कस कर लिए, वन इज़ अरेंज, पाइथन में एरेज़ में द फर्स्ट फंक्शन वाज़ अरेंज, सेकंड वाज़ लिनस्पेस और एक हमने एंटी एरे फंक्शन डिस्कस किया अभी, राइट? अब इनके अलावा लेट्स से मेरे को एरे क्रिएट करना है जिसमें सारे वन्स होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास एक वन्स फंक्शन होता है। अगर आपको ऐसे एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर सभी ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो उसके लिए यू हैव अ फंक्शन ज़ीरोज़, ठीक है? तो ये आप कैसे यूज़ करते हो? अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, एनपी डॉट वन्स, ठीक है? यहाँ पे आपको इसकी शेप डालनी पड़ती है, शेप इक्वल से फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 3, 2 एंड देन यू हैव टू राइट डी टाइप इक्वल्स और लेट्स से आई अगेन वांट इंटीजर वंस हियर, फ्लोट वंस का मतलब हो जाएगा लाइक इंटीजर वन की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज इंटीजर वन, दिस इज फ्लोट वन, ठीक है? वन के बाद एक डॉट लगा हुआ है एंड दिस इज स्ट्रिंग वन, ठीक है? तो अगर मेरे को इंटीजर वन चाहिए, अगर ये चीज़ अगर मेरे को चाहिए एरे में, तो आई हैव टू डू इट लाइक दिस, ठीक है? सिमिलरली ज़ीरोज़ की अगर बात करें, सो दिस इज इंटीजर ज़ीरो, इसको भी हम सेम वे में ही यूज़ करते हैं, एनपी डॉट ज़ीरोज़, द स्पेलिंग इज ZEROS, ES नहीं है, सिर्फ S है, ओके बात, ठीक है? अगेन यू हैव टू पुट द शेप हियर, तो उससे मैंने फिर से सेम शेप ले ली एंड देन डी टाइप इक्वल्स, जो भी आपको डेटा टाइप लेना, अगर आपको इंटीजर लेना है तो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग एन एरे जिसके अंदर सारे वंस होने चाहिए, सो आई एम टेकिंग द शेप एज, अब मेरे को 3D एरे चाहिए, तो लेट्स से आई हैव टेकन द शेप एज 3, 3, 3, ठीक है? टोटल 3 ब्लॉक्स होंगे, हर ब्लॉक में 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है? देन पुट अ कोमा एंड डी टाइप इक्वल्स, डी टाइप मीन्स डेटा टाइप, मतलब आपको किस टाइप का डेटा चाहिए उसके अंदर। सो यू कैन सी द एरे हियर, इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और सारे वन स्टोर है, इंटीजर वन स्टोर है इसके अंदर, ठीक है? ऐसे ही हम जीरोस के लिए कर सकते हैं, सो वी हैव टू डू np डॉट जीरोस शेप इक्वल्स, let's say it is again 3, 3, 3, comma d type equals and let's say this is int, ठीक है? let's run this code। तो अब फिर से आपके पास एक एरे क्रिएट हो गया जिसकी शेप है, मतलब 3 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर, हर ब्लॉक में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं एंड 0 इंटीजर ज़ीरोज़ आर स्टोर्ड इनसाइड इट। अगर मैं इस डी टाइप इक्वल्स इंट को यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपको फ्लोट ज़ीरोज़ देगा, मतलब 0 के बाद एक डॉट है, राइट? सो दिस इज फ्लोट ज़ीरोज़। So these were a few functions. Now let's say I want to reshape my array, ठीक है? मेरे पास एक array था, let's say this is the array, it contains 1, 1, 1, इसकी शेप क्या है अभी, इसके अंदर रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? इसको हम ऐसे ले लेते हैं, दिस इज 1, 1, 1, या ठीक है? अभी इसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, ठीक है? अब लेट्स से मेरे को ये एरे, अभी ये आपका 2D एरे है ना, क्योंकि इसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं। अगर आपको ये 1D एरे में कन्वर्ट करना है, तो 1D एरे में क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, है ना? तो इस केस में क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को रीशेप करते हैं, तो यू हैव टू कंसिडर वन थिंग, दैट द नंबर ऑफ आइटम शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे अगर आप टोटल वन्स काउंट करोगे तो कितने वन्स हैं, 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12।
तो जब आप 1D अरे जब क्रिएट करोगे ना, उसमें भी टोटल 12 वन्स ही होने चाहिए, ठीक है? सो यू शुड हैव 12 वन्स हियर। अब ये 12 नंबर कहाँ से आएगा? इट इज़ वेरी सिंपल। इट वाज़ 3,4, सो 3 इंटू 4 विल बी 12, है ना? तो ये जो मतलब जो आपने जो शेप लिया है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जितने वहाँ पे नंबर्स मतलब जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगा, जब आप नेक्स्ट शेप में कन्वर्ट करोगे ना, तो यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने नेक्स्ट शेप में डाला, उनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 ही होना चाहिए, ठीक है? सो हियर इट वाज़ 12, हियर इट शुड बी 12 अगेन। तो यहाँ पे आपने क्या किया था? आपने शेप ली होगी, इट शुड बी 3,4। इस केस में आप जब रीशेप करोगे तो इसमें शेप जाएगी 12 ओनली, ठीक है? अगर आपको 3D में करना है तो इसके अंदर 3 नंबर्स होने चाहिए, 3 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स 12 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 2,3,2 या फिर 2,2,3, और यू कैन डू 3,2,2, मतलब कुछ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन द मल्टीप्लिकेशन शुड बी सेम, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है? तो अगर आपने पहली वाली चीज ले ली 2,3,2, मतलब दो आपके पास ब्लॉक्स होंगे इन टोटल, हर ब्लॉक में 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? इसमें क्या होगा? टोटल 12 वंस है, लेकिन डिवाइड हो गया 2 ब्लॉक्स में, 3 रोज में एंड 2 कॉलम्स में, ठीक है? अब रीशेप कैसे करोगे? रीशेप करने के लिए रीशेप फंक्शन होता है आपके पास, यू जस्ट हैव टू डू want to reshape the zeros array, ठीक है? इसको स्टोर कर लेते हैं। आई हैव अ वेरिएबल z हियर जिसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है? तो मेरे को ये 3D अरे था, अभी जो z जो अरे है वो 3D अरे, अगर मेरे को इसको 2D में कन्वर्ट करना है तो पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ से। सो इट वाज 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? यही मल्टीप्लिकेशन आपको मेंटेन करना है जब आप इसको 2D में रीशेप करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एरे नेम, दैट इज z डॉट रीशेप। यहाँ पे आप np डॉट रीशेप नहीं करोगे, यू हैव टू राइट द एरे नेम फर्स्ट एंड पुट अ डॉट रीशेप एंड इनसाइड ब्रैकेट्स, क्योंकि आपको 2D में कन्वर्ट करना है। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? दो नंबर्स आपके पास होने चाहिए, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? दिस विल बी इक्वल टू 27। तो यहाँ पे भी जो आप दो नंबर्स लोगे उनका मल्टीप्लिकेशन 27 ही होना चाहिए। सो लेट्स से आई एम टेकिंग 9,3। तो अगर मैंने यहाँ पे 9,3 पास किया और अगर मैं इसको रन करूंगी, सो दिस इज द एरे क्रिएटर जिसमें 9 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 9,4 पास किया तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि 9 और 4 के मल्टीप्लिकेशन 27 के इक्वल नहीं है, राइट? सो व्हाइल रीशेपिंग द एरे जस्ट कंसिडर दिस थिंग कि मल्टीप्लिकेशन शुड बी सेम, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको इसको 1D में रीशेप करना है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 27 ओवर हियर एंड रन द कोड। आई जस्ट होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब कुछ चीजें जो आप कंसिडर कर सकते हैं अभी। So let's say I have a list, right? This is my list. It contains 1, 2 and 3 inside it. मेरे को ये लिस्ट कन्वर्ट करनी है, लेट्स से इसका नाम है L। मेरे को ये कन्वर्ट करनी है एरे में, तो वो कन्वर्शन के लिए यू हैव अ एरे फंक्शन। तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट राइट एरे एंड इनसाइड ब्रैकेट्स पास L, ठीक है? तो अब ये जो आपकी लिस्ट L थी ना, ये एक्चुअली एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? दिस विल नो लॉन्गर बी अ लिस्ट। सो इफ आई डू दिस थिंग L इक्वल्स एरे L, तो आपका जो L जो लिस्ट थी वो एरे में कन्वर्ट हुई, और अब L में क्या स्टोर है? आपका एरे स्टोर है, लिस्ट स्टोर नहीं है, राइट? नाउ लेट्स से आई हैड दिस एरे नाउ। अब जो L जो है वो आपका एरे बन गया ना। अब मेरे को ये एरे वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यू कैन अगेन डू L इक्वल्स लिस्ट एंड इनसाइड ब्रैकेट्स L। यहाँ पे आपको np डॉट एरे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट लिखोगे, ठीक है? क्योंकि एरे जो फंक्शन है वो np मॉड्यूल में स्टोर है, लिस्ट स्टोर नहीं है। लिस्ट इज अ डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है? तो ये जो है ये आपको करना पड़ेगा। अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो एरे फंक्शन यूज करोगे, लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन यूज करोगे, ठीक है? अब इसके बाद अगर आपको अपने एरे के अंदर नंबर ऑफ डायमेंशंस चेक करने हैं कि आपका जो एरे है वो 1D है, 2D है या फिर 3D है, या फिर कितनी डायमेंशंस है उसके अंदर, तो उसके लिए यू हैव अ एंडिंग कीवर्ड, ठीक है? यू जस्ट नीड टू राइट योर एरे नेम डॉट एंडिम, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आपको बता देगा कि आपके एरे 1 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशन था या फिर 3 डायमेंशन थे उसमें, ठीक है? अगर आपको शेप चेक करनी है एरे की, सो अगेन यू हैव टू राइट एरे नेम डॉट शेप, ठीक है?
तो इससे क्या होगा, पूरी शेप रिटर्न हो जाएगी। जैसे इस केस में अगर 3D अरे था तो लेट्स से आपका 3D अरे था, इसकी शेप ये थी 3,3,3। तो एंडिंग से तो ये सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि ये 3D अरे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 3 रिटर्न कर दिया। शेप से ये पूरी नंबर भी यहाँ पे रिटर्न करेगा, दैट इज 3,3,3। ठीक है। ऐसे अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है कि किस टाइप का डेटा स्टोर है मेरे अरे में, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द डी टाइप कीवर्ड। सो आई हैव डन अरे नेम डॉट डी टाइप। इससे क्या होगा, जो आपका एरे था, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं जेड एरे की बात करूँ, तो इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है, इट कंटेन्स 0 पॉइंट, दिस मतलब इट हैज दिस काइंड ऑफ डेटा, दैट इज अ फ्लोट डेटा, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप रिटर्न होगा वो फ्लोट रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप काफी बार यूज करते हैं, एंडिंग कीवर्ड, शेप कीवर्ड, डी टाइप कीवर्ड, सो जस्ट रिमेंबर देम। ठीक है। सो आई जस्ट होप फंक्शंस एंड एरेज का बेसिक पार्ट इज क्लियर टू यू. So if you guys face any difficulty, you can ask these doubts in the comments also. And yeah, we guys are continuing with Python only. This is the fifth session of Python. और मोस्टली जो बेसिक्स पार्ट जो था वो हम मतलब कंप्लीट कर चुके हैं. And the IDE we are using here is Google Colab. We can't consider like पहले रो में आपने स्ट्रिंग डाल दिया, दूसरे में इंटीजर डाल दिया, ये चीज़ आप नहीं कर सकते उसमें. Okay. So I just hope that I have cleared most of the doubts. सो गाइज अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स. फाइन. एंड अगर आपको और कोर्सेज, मतलब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट आवर जीएफजी स्कूल चैनल. वहाँ पे बाकी कोर्सेज भी हैं, लाइक अगर आपको रोबोटिक्स में कुछ करना है, या फिर इफ यू वांट टू डेवलप एन ऐप और गेम, या फिर अगर आपको इफ यू वांट टू वर्क ऑन मैथमेटिक्स, तो उसके लिए आप हमारा जीएफजी चैनल स्कूल चैनल विजिट कर सकते हैं. एंड यू कैन हैव इट देयर, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऐप, गेम और एनीथिंग. So yeah, you can definitely visit that. So comments, doubts के लिए comments में लिख देना, I'll answer them there also. And we'll be having the next workshop tomorrow at the same time, 5 to 6. So thank you so much.